हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग योर स्पेशल शो लेट्स टॉक विद जर्नलिस्ट परवीन। और इस कार्यक्रम में हम प्रदेश देश के कुछ ऐसे व्यक्तित्व से बात करेंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में डिफरेंट किया है और वो आपको इंस्पायर कर सके। और आज हमारे साथ एक ऐसा ही व्यक्तित्व मौजूद है जिसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के सोशल लाइफ को चुना है। तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, धन्यवाद। अंकित जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन सेवक क्रांति पार्टी के। जी, तो आज राष्ट्र की सबसे जो इम्पोर्टेंट ज़रूरत है वो क्या है? देखिए, आज राष्ट्र की जो सबसे पहली ज़रूरत है, क्योंकि हम हमेशा सुनते आते हैं कि राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, और राष्ट्र के निर्माण के लिए जिनकी वजह से निर्माण होना चाहिए वो जागरूक होने चाहिए। तो सबसे पहले देश में जागरूकता की आवश्यकता है, इसीलिए जन सेवक क्रांति पार्टी का भी निर्माण हुआ है। 2024 ज़्यादा दूर नहीं है। जी, कहीं जन सेवक क्रांति पार्टी भी वही राग तो नहीं अलापने लगेगी कि मोदी तुझसे वैर नहीं और खट्टर तेरी खैर नहीं? देखिए, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी से वैर नहीं है, किसी से हमारा प्यार नहीं है। हम चाहते हैं कि देश की जनता जागरूक बने, देश की जनता अपने देश के सबसे बड़े ग्रंथ संविधान को माने, संविधान को जाने और अपने देश से प्यार करें और देश को समझें, देश को जाने। यही हमारा मेन उद्देश्य है, इसीलिए जन सेवक क्रांति पार्टी का। राजनीति के लिए आप इंस्पायर कब हुए और किससे हुए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रवीण जी, राजनीति से जो मुझे मैं राजनीति में जब आया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि राजनीति में आज देश के युवाओं की बहुत ज़रूरत है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारा भारत देश युवा प्रधान देश है, और युवाओं को देश की सेवा में आना चाहिए। और देश की सेवा तब हो सकती है जब देश का युवा राजनीति में आएगा, क्योंकि राजनीति में युवा शिकार होते आए हैं, राजनीति में बहुत से बुद्धिजीवी शिकार होते आए हैं, लेकिन अब राजनीति में हिस्सा बनने की आवश्यकता थी। इसीलिए मैंने भी सोचा मैं भी राजनीति में आता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर सेवा का भाव था, सेवा करना चाहते थे समाज की। और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, ऑफ कोर्स मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा दरकिनार किया, क्योंकि सामाजिक जीवन में आना था। मैं भी आम लोगों की तरह था, जैसे अपना घर परिवार चलाना है, नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है, बच्चों को पालना है, वो सब करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी बनती है अपने समाज के प्रति भी, एक टीस थी मन के अंदर कि हम समाज को दे क्या रहे हैं। और मैं वही कहूँगा कि बतौर एक आम नागरिक, जो सब लोग करते हैं वो तुम कर ही रहे थे, समाज के लिए कुछ करना था, और उसी जिम्मेदारी को समझते हुए राजनीति को चुना। सर, आप राजनीति में आए हैं, बेहतर समझते होंगे देश की राजनीति को। जी। 2024 बहुत नज़दीक है, तो एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या कोई और, जी, किस चेहरे को आप बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, चूँकि मैं अगर एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी हूँ, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मेरी विचारधारा आपने भी सुनी है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, सही को सही और गलत को गलत कहने का काम हम लोग कर रहे हैं। जी। अब देश की बागडोर किसके हाथ में आनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी। तो मेरा अगर व्यक्तिगत आप वो जानने का प्रयास करेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, इसलिए मैं तो कहूँगा कि जो व्यक्ति देश को सही रास्ते पे ले जाएगा, जो व्यक्ति देश के लिए सही सोचेगा, जो व्यक्ति देश में ये सोचेगा कि हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्तित्व का विकास हो, हर जगह का विकास हो, तो मुझे लगता है उसी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और अगर मैं व्यक्तिगत इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी या और कोई विपक्ष के नेता हों, लेकिन मेरी नज़र में वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो देश के बुनियादी मुद्दों पे बात करे, देश को तोड़ने का काम ना करे, देश को जोड़ने का काम करे, और धर्म की राजनीति ना करे, कर्म की राजनीति करे, सेवा नीति करे। मैं उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री देखना चाहूँगा। सर, इतनी कम उम्र में आप एक पार्टी के, राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जी, कैसा महसूस करते हैं? देखिए सर, कहीं ना कहीं ये दर्द था, तभी एक अपना राजनीतिक दल बनाया, और ये दर्द लोगों के प्रति था मेरा कि लोग कितना परेशान रहते हैं। और आज मैं कहूँगा हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी, देश की, मैं कहूँगा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। कहते हैं 22 करोड़ उसके मेंबर हैं, और देश में कई सदियों से एक कांग्रेस की सरकार भी रही, और धर्म के नाम पे, या मैं कहूँगा राष्ट्र धर्म के नाम पे आज बीजेपी काम कर रही है। एक 10 साल से जो पार्टी आई थी जिन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, और वही लोग भ्रष्टाचार की राहजनी पे भी हैं।
तो मैं कहूँगा कि आम व्यक्ति को जिसकी लोकतंत्र में सहभागिता हो, लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोगों को मजबूत करने का जो पार्टी काम करे, वो पार्टी होनी चाहिए थी। और मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है जी, मैं सही को सही कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ, चाटुकारिता में विश्वास नहीं रखता। अब इसके लिए चाहे मुझे मैं अगर कोई गलत काम कर रहा होगा, अगर वो मेरे परिवार का सदस्य भी होगा, तो मैं उसको गलत कहूँगा, क्योंकि मैं जैसे देश के ग्रंथ को मानता हूँ, तो मैं अपने धर्म के ग्रंथ को भी मानता हूँ, गीता को भी मानता हूँ। उसमें कहा गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कि आपका अपना भी सामने है, क्योंकि अर्जुन के सामने अपने ही थे, लेकिन उन्होंने गलत किया था, तो उन्होंने गांडीव उठाया और तीर चलाया और अपनों को मारा। तो हम भी वही काम कर रहे हैं, जो गलत दिख रहा है, हमें पता है अपने हैं। तो इस बार ये धर्म संकट है, धर्म युद्ध है, और हम लड़ने को तैयार हैं। सर, आपने राजनीति में कदम रखा और एक बड़ा कदम की अपना दल बनाया जी लेकिन अगर मैं अंकित अलग की बात करूं, जी, विधायक बनना चाहते हैं या सांसद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं चाहता सर, हूँ कि राजनीति में है, राजनीति आकांक्षाएं देखिए, तो होती बिल्कुल बिल्कुल है, और राजनीतिक युद्ध लड़ेंगे, राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। कसम नहीं खाई है कि कोई हम गांडीव नहीं उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, समय आने पे बिल्कुल उठाएंगे। और जो हम चाहते हैं कि सभी दिल जले, जिनका दिल जलता हो, समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है, उनका दिल जलता है, तो उनको मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ, उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूँ। गुड़गांव की जनता जो त्रस्त है, उन लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूँ। इवन हरियाणा में जाकर मैं लोगों को मजबूत करूँगा, लोगों को पहले एकता उनके अंदर आए। दूसरी बात, आपने कही मेरी बात, अगर कहते हैं ना, जब युद्ध होता है, अगर शस्त्र उठाने पड़ेंगे तो बिल्कुल उठाएंगे। विधायक का लड़ना पड़े विधायक का लड़ेंगे, सांसद का लड़ना पड़े सांसद का लड़ेंगे। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, राजनीतिक दल है तो जरूर हिस्सा लेंगे। सर, राजनीति से हट के अगर हम बात करें, अंकित अलग का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें? देखिए, मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ, और मेरी माताजी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे पिताजी एक व्यवसायी थे, और उनका छोटा सा काम था। लेकिन हर आम परिवार की तरह जैसे बच्चे पढ़ते हैं, हम सामान्य स्कूलों में पढ़े, और उसके बाद अपनी एक आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा थी, पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। छोटे छोटे स्कूलों से पढ़ के आगे निकले, खुद कमाया, खुद पढ़े, और खुद की कमाई से अपना व्यवसाय बनाया। अगर मैं अपने व्यवसाय की बात करूं, आज गुरुग्राम में मैं सुरक्षा उपकरणों का काम करता हूं, क्योंकि मेरी पर्सनल चॉइस भी है कि लोग सुरक्षित रहें, लोग सेफ रहें। तो उसी लिए मैंने सुरक्षा उपकरणों का काम भी किया है। और बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा मेरा व्यवसाय नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी सोच के साथ मैं अपने व्यवसाय के लिए भी कर रहा हूँ, और बहुत बड़ी सोच के साथ मैं समाज की सेवा भी करना चाहता हूँ। ये मेरा एक जिंदगी में डर किससे लगता है? सर, डर, देखिए, डर तो ऐसा है, कहा जाता है कि व्यक्ति को डर अपनी धर्मपत्नी से लगता है, लेकिन मुझे जो डर लगता है वो एक अलग डर है। लेकिन अगर मैं वैसे डरता हूँ तो मैं ऊपर वाले से डरता हूँ कि हमें ऊपर वाले के कहर से बचना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें सेवा का भाव रखना चाहिए। क्योंकि हम अपने आप को अगर बड़ा दिखा दें, हम आजकल वर्तमान में चल क्या रहा है, लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। क्योंकि कहा जाता है सबसे कमज़ोर व्यक्ति वो होता है जो सामने वाले को कमज़ोर समझता है। सक्सेसफुल आदमी हमेशा संघर्ष करने वाले आदमी की इज्जत करता है, और आपकी बेइज्जती, आपका उपहास, आपकी आलोचना वही इंसान करता है जो आपसे छोटा होता है या आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ऊपर वाले से डरें, क्योंकि देखिए, और कोई नहीं देख रहा तो ऊपर वाला तो देख रहा है। सर, हमारे भारतीय परिवारों में एक परंपरा रहती है कि अगर पेरेंट्स एडवोकेट है, वो चाहते हैं मेरा बच्चा भी लॉयर बने, अगर वो डॉक्टर है तो वो चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर है तो चाहते हैं इंजीनियर बने जी। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे राजनीति में आए? देखिए, कहते हैं ना, परिवार का कोई एक सदस्य उस खानदान की एक सीमा को लांघ के आगे बढ़ता है। अगर उस खानदान में गरीबी है तो एक ही आदमी होता है उस गरीबी को तोड़ के आगे बढ़ता है, वो अमीर बनता है, वो कहते हैं अपने खानदान को वो चीज़ दिखाता है जो उन्होंने नहीं देखी होती है। जैसे मैंने बताया, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक नहीं था, कोई पॉलिटिकल, कोई सोशल नहीं था। इवन अगर मैं बात करूँ तो हमारे परिवार के सदस्यों को शायद गुरुग्राम में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, आज मैं अपने पिताजी को ये एहसास करा पाया हूँ कि उनके बेटे की वजह से आज अलग खानदान को गुरुग्राम में सारे जानते हैं। और मैं चाहूँगा, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं, और वो जो भी करना चाहेंगी अपने जीवन में, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं राजनीति में आ गया तो मेरी बेटी भी राजनीति में आए। मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहेगी तो मैं उसका साथ दूंगा, मेरी बेटी अगर इंजीनियर बनना चाहेगी तब भी मैं उसका साथ दूंगा। सर, 15 अगस्त 1947 के बाद
जी देश में बहुत से राजनीतिक दल बने, जी बहुत से राजनीतिक दल विलय हुए जी और बहुत से राजनीतिक दल समाप्त हुए। जी। तो अंकित अलग का दल कैसे अलग है? देखिए, अंकित अलग का दल इसलिए भी अलग है क्योंकि मेरा तो सरनेम भी अलग है, तो वो तो वैसे ही अलग दल हो गया। दूसरी बात, इस दल की खासियत ये है कि जो इसमें लोग हमने लिए हैं, जैसे मैंने बोला था, दिल जले तो लिए ही हैं, जिनका दिल जलता है समाज में हो रही कुरीतियों को देखकर, वो लोग हैं जो बड़ा सोचते हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो बुद्धिजीवी हैं, वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे से तात्पर्य उनकी डिग्रियों से नहीं है, पढ़े लिखे से तात्पर्य यह है कि अगर उनको कुछ चीज़ सही लग रही है तो सही बोल रहे हैं, गलत लग रही है तो गलत बोल रहे हैं। ना सिर्फ गलत बोल रहे हैं और उसको सही करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और हम बड़े सामान्य लोग हैं, एक सही सोच के लोग हैं, सामूहिक प्रयास के साथ समाज का विकास करना चाहते हैं, अपने गुरुग्राम का विकास करना चाहते हैं, हरियाणा का विकास करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि हमारा दल थोड़ा सा अलग है उन लोगों से, क्योंकि इसमें कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कोई पुराना विधायक रहा हो वो हमारे दल में आ गए। सारे छोटे छोटे परिवारों से हैं, जिनको राजनीति का अनुभव नहीं, जिनको समस्याओं का अनुभव है। कि 40 गज में रहने वाले व्यक्ति को पता होता है कि अगर उसके घर के बाहर पानी भर जाएगा तो उसका फर्नीचर खराब हो जाएगा, और वो कैसे निकलेगा, उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। उसको ये पता होता है कि हमारे पापा की नौकरी चली गई तो वो कैसे हमारी फीसें देंगे। तो वो दुख, वो दर्द, वो अनुभव हमने यहाँ से देखा है, तो इसलिए हमारा दल अलग है। सर, वायरल सच का आज एक नया कार्यक्रम का आगाज़ हुआ है, तो इसमें हम चाहेंगे कि अंकित अलग का भी एक हिडन टैलेंट, एक नई चीज़ निकल के बाहर आए। तो अंकित अलग का हिडन टैलेंट क्या है? देखिए सर, मैं कविताएं ज़्यादा सुनता हूँ, और मेरा अगर हिडन टैलेंट की बात करें, मैं आम व्यक्ति की तरह, जैसे जिसको नाचना पसंद होता है, मैं अकेले में डांस करता हूँ। कहा जाता है कि मेरे को बारात में नाचने का बड़ा शौक़ है, मुझे फैमिली फंक्शन में नाचने का शौक़ है, मुझे लोगों को इकट्ठा करने का शौक़ है। तो ये मेरा कहीं ना कहीं टैलेंट हिडन ही था, जो अब निकल के आ गया बाहर, कि राजनीति में मैं लोगों को गैदर करने लगा, लोगों को अपने वक्तव्य से अपनी बातें बताने लगा। तो ये मेरा टैलेंट था, और कभी कोई ऐसा मौका आएगा तो आप ज़रूर देखेंगे कि मैं बहुत अच्छा नाचता भी हूँ। चाहे उसको आप भांगड़ा के रूप में देखें, चाहे उसको आप वैसे डांस के रूप में देखें, मैं अच्छा नाच लेता हूँ और नचवा देता हूँ। सर, कविता की बात की आपने, जी। कविताएं सुनते हैं या सुनाते भी हैं? नहीं सर, सुनता हूँ, और मैं कुमार विश्वास जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि समाज की जो सच्चाई है वो अपनी कविता के रूप में वो आगे लाते हैं, और मुझे कविताएं सुनना अच्छा लगता है। मैं अच्छा लेखक नहीं हूँ, क्योंकि सुन के मैं उसको अपने जीवन में अमली जामा पहना देता हूँ। क्योंकि कविताएं ऐसा है कि लोग कहते हैं कि मैं अच्छा लेखक हूँ, मैं अच्छा गायक हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, अगर आपने उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ उन चीज़ों को। सर, गुरुग्राम से बनी पार्टी प्रदेश के विकास के लिए, ऐसा आपका नारा है। जी। अगर हम बात गुरुग्राम की करें जी। तो आज गुरुग्राम को किस चीज़ की ज़रूरत है? सर, गुरुग्राम को ना एक अपने आप में आदर्श बनने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ कथनी और करनी में अंतर होता है। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, गुरुग्राम को आर्थिक नगरी कहा जाता है, साइबर हब कहा जाता है। तो गुरुग्राम को सच में जैसा कहा जाता है ना, वैसा होना बहुत ज़रूरी है। और आप तो जानते हैं, आपने खुद गुरुग्राम की सच्चाई को उजागर किया है। गुरुग्राम कैसा है हम सब जानते हैं, और इसको मेरे को दुख होता है ये कहते हुए कि आज हम ओल्ड गुरुग्राम में रह रहे हैं, हमारा गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, सब जानते हैं। जनसेवक क्रांति पार्टी या अंकित अलग जी। कैसे गुरुग्राम की नुहार बदलेंगे? देखिए सर, हम तो सेवा कर रहे हैं, अब वो हमारे सेवा करने से जो भी चीज़ें बदलती जाएंगी, क्योंकि सक्सेस का कोई भी दायरा नहीं होता। मैं अगर बोलूं कि मैं गुरुग्राम की तस्वीर बदल दूंगा, ये कहना कहीं ना कहीं मेरा अहंकार दिखाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि छोटे छोटे काम करें, आप अपने मोहल्ले से करें, अपने गली से करें, वहाँ से आपकी सक्सेस शुरू हो जाएगी। आपका गुरुग्राम कहीं ना कहीं आदर्श बन जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपने गुरुग्राम की बात छेड़ी है तो मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जी। आज गुरुग्राम में अगर मैं समस्याओं की बात करूं, गुरुग्राम में एक अस्पताल नहीं है, गुरुग्राम में एक अच्छा बस स्टैंड नहीं है, गुरुग्राम में अच्छे स्कूल नहीं हैं, और जो हैं उसमें अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। गुरुग्राम में आम लोगों की सुनवाई नहीं है, गुरुग्राम में वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ कार्य नहीं होता, गुरुग्राम में वाटर मैनेजमेंट का कार्य नहीं होता, गुरुग्राम में कोई ऐसी मैनेजमेंट नहीं है जो आम पब्लिक को सुन सके। गुरुग्राम में
मैं तो कहूँगा कि जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम में अपना एक अहम भूमिका इसलिए निभाना चाहते हैं क्योंकि उनकी सरकार है। वो आम पब्लिक के लिए नहीं है, वो अपने संगठन के लोगों के लिए है। तो मैं कहूँगा गुरुग्राम में सच में ना आम पब्लिक को, जो सच में मुख्य हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे, क्योंकि जब सवाल पूछोगे तभी काम होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जब तक हम फॉलो अप नहीं करते, चेज नहीं करते, तो काम नहीं होता है। सर, आपकी लाइफ के अंदर अभी तक का संघर्ष का दौर कौन सा रहा कि आपको लगा हो कि उस समय पे जो मैंने संघर्ष किया उसका रिजल्ट आज है और आज का जो संघर्ष है वो कल को उसका भविष्य बनेगा? तो आपका जो स्टार्टिंग स्टेज था संघर्ष का, क्या था? देखिए, मनुष्य का जीवन ही संघर्षशील होता है। हमें मानव जीवन मिला है, ये संघर्ष का जीवन है। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो हर दिन संघर्ष करता हूँ, हर काम में संघर्ष करता हूँ, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक उस काम को करने का भी एक मज़ा नहीं आएगा। तो मेरा जीवन तो सर शुरू से संघर्षशील रहा है। मैं सामान्य परिवार से था। मैंने अपनी 10th क्लास जो है, गुरुग्राम का एक स्कूल है इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल, मुझे कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं होता, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने अपना करियर जो किया, मैं सिद्धेश्वर स्कूल में भी गया, मैं मीनाक्षी पब्लिक स्कूल में भी गया, मैंने ग्रेजुएशन करी और संघर्ष करते करते सब कुछ हुआ। मैंने सर 2200 रुपये की नौकरी से अपना जीवन स्टार्ट किया था और आज 2200 रुपये की नौकरी करने के बाद आज मैं अपना बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ, आज बाबा की कृपा से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से आज 5 करोड़ तक का हम अपना बिजनेस करते हैं सालाना। और मुझे इसको कहने में शर्म नहीं आती। मैंने कमाया है, मैंने मेहनत करी है, मैं पढ़ा था, लिखा था और अपनी मेहनत से मैंने वो करा है। तो हर दिन संघर्ष करता हूँ और क्योंकि संघर्ष नहीं होगा तो मुझे काम में मज़ा नहीं आता है। तो आपके सामने है, हमारी पार्टी में भी संघर्ष चलता है, हम उपहास का भी सामना करते हैं, आलोचनाओं का भी सामना करते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, मोहल्ला सभाएं करते हैं। ये संघर्ष ही तो है। नहीं तो बड़े बड़े लोग हैं, आज नेता लोग हैं, 1-1 करोड़ रुपए तो वो अपनी बड़ी सभाओं में लगा देते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। वो काम कर सकते हैं जो पैसे से होता है। जनसेवक क्रांति पार्टी के जनसेवक वो काम कर सकते हैं जो दिल से होता है, जो सेवा से होता है। सर, 2200 रुपये से आपने अपना करियर स्टार्ट किया, 5 करोड़ तक का सफ़र अभी तक आपने तय किया, उसके बाद आपने कुछ अलग सोचा, समाज सेवा में आए, पॉलिटिक्स में आए। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व हम कह सकते हैं कि जो भविष्य है देश का, उसे इंस्पायर कर सकता है। तो इस कार्यक्रम के अंत में एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि बच्चे सिर्फ अपना करियर ना बनाएं, या सिर्फ जॉब की तरफ ना भागें, या सिर्फ एजुकेशन की तरफ ना भागें, या फिर कहीं ना कहीं कुछ समाज के लिए अलग करें? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनको यही अपील करना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन को बैलेंस्ड करें। आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने परिवारजन की इज्जत करें, अपने समाज की इज्जत करें और मेहनत करें, रोज़ मेहनत करें, रोज़ काम करें, क्योंकि काम करेंगे तो जीवन में कुछ मिलेगा। दूसरी बात, 888, मैं कहूँगा 888 का फॉर्मूला सबने सुना होगा। 8 घंटे अच्छी नींद लें, 8 घंटे अपने काम को करें, मेहनत से काम करें और 8 घंटों में 2-2 घंटे आप अपने जीवन को बैलेंस कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, आप समाज के लिए 2 घंटे दे सकते हैं, आप बुजुर्गों के साथ 2 घंटे बैठ सकते हैं, 2 घंटे आप किसी वृद्धाश्रम में जाके सेवा कर सकते हैं। तो ये आपको जीवन बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा कतई नहीं होता, लोग कहते हैं कि आज हमारे पास समय की कमी है। समय की कमी नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी पे डिसाइड करता है कि आप किसको प्राथमिकता देना चाहते हैं, किस काम को प्राथमिकता देना चाहते हैं। मैं अंकित तिलक यही आपसे अपील करूँगा, आप सेवा का भाव रखें मन के अंदर। जो व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव होता है, उसका साथ समाज तो देता ही है, ऊपर वाला भी देता है। अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और देश के युवाओं को कहीं ना कहीं इंस्पायर करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि अंकित अलग नाम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आपने सुना, लेकिन आज आपने जाना कि उन्हें डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है, कविताएं सुननी अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं 2200 रुपये से अपना करियर स्टार्ट करके और 5 करोड़ तक का इनका मानना है कि टर्नओवर है, बिजनेस है और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के प्रयास है। तो ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के साथ आप देखते रहेंगे आपका अपना फेवरेट शो लेट्स टॉक विद जर्नलिस्ट परवीन।